हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पेपर फर्स्ट मॉर्फोलॉजी। अनाटमी से है। हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी में चल रहा था टिश्यूज, और टिश्यूज में आज जो है वो हम पढ़ेंगे सिक्रेटरी टिश्यूज। टिश्यूज को थोड़ा सा अगर अपन रिपीट करें तो सेल्स का ग्रुप एक जैसी सेल्स है जो उत्पत्ति में और आकार में समान है और जो संयुक्त होकर एक जैसा ही कार्य करती हैं, उन्हें हमने टिश्यूज नाम दिया था। और टिश्यूज जो है वो हमारे थे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टिश्यूज में हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का अध्ययन किया, जो कि अलग अलग जो है वो अंगों को बना रहे थे, या जैसे हमने जो टीएस देखा था स्टेम एंड रूट का, उसके अंदर अलग अलग जो कोशिकीय हिस्से थे, भाग थे, वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बने हुए थे। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करी। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हमने पढ़े हैं जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम में हमने पढ़ा वहां पे ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम के अंदर हमने पढ़ा साइव, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। ये सारी की सारी सेल्स मिलके इन्हें रेडियल और एक्सियल एंड रेडियल डायरेक्शन में जो है प्लांट के डेवलपमेंट में मददगार थी। इन्हीं से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स से कुछ विशेष प्रकार की कोशिकीय संगठन भी हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, जिन्हें आज हम इसमें थर्ड पॉइंट में डालेंगे। तो हमारा पॉइंट जो है टॉपिक आज का वो है टिश्यूज, और टिश्यूज में हमारा थर्ड पॉइंट जो कि सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू चल रहा था, अब हमारा है सिक्रेटरी। जैसा कि हमें ध्यान है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन लिक्विड्स, मिनरल्स, हार्मोन्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ट्रांसपोर्टेशन में मददगार होता है। उसी के साथ उनके अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, उत्सर्जी अंग, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या है, उत्सर्जन इन एक्स्ट्रा जो कि टॉक्सिक हैं बॉडी के लिए, उन सब्सटेंस को क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। परंतु पादपों के अंदर इस तरीके का सर्कुलेटरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, और सामान्यतः पादप अनेक पादपों द्वारा या कहें तो सभी पादपों के द्वारा कुछ न कुछ पदार्थों का अपनी बाह्य त्वचा से या अंदरूनी कोशिकाओं की रिक्तिकाओं के अंदर पदार्थों का स्त्रावण कर लिया जाता है। कुछ कोशिकाएं जो अंदर होती हैं वो इन स्त्रावी पदार्थों को संग्रहित कर लेती हैं, और जो बाह्य कोशिकाएं होती हैं वो इन्हें क्या कर देती है, बाहर की तरफ स्त्रावित कर देती हैं। तो इन पदार्थों के स्त्रावन के कारण हम इस विशेष प्रकार की कोशिकाओं की अगर बात करें तो उन्हें स्त्रावी कोशिकाएं या सिक्रेटरी टिश्यूज के नाम से जानते हैं। पदार्थों की अगर अपन बात करें तो नॉर्मली जो हम देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं, रेजिन्स, वैक्स, क्या बोलते हैं ये मोम सदृश, लेटेक्स को हम कह सकते हैं दुग्ध सिर, एक तरीके से व्हाइट कलर का दूध या जो पदार्थ निकलता है उसके लिए हम कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है कुछ प्लांट्स में ऑयल्स के अलावा गोंद,
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मिल जाता है रबर, आदि पदार्थ जो है वो इन कोशिकाओं द्वारा क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वैक्स हो गया, वैक्स के साथ में एक पदार्थ की और अपन बात करें तो क्यूटीन, क्यूटीन के अलावा भी अगर अपन बात करें तो एक्स्ट्रा के हिसाब से पैक्टिन, जो कि डिपोजिशन में, हालांकि बाहर नहीं आते, डिपोजिशन के लिए है पैक्टिन्स, सेल्यूलोज, ये दोनों चीजें जो हैं ये कोशिकाओं से बाहर की तरफ त्यागी जाती है, लेकिन स्रावी के रूप में नहीं होती, ये केवल और केवल डिपोजिशन के रूप में जो है वो एक्स्ट्रा थिकनेस के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए या किसी इन्फेक्शन से बचने के लिए और अडेप्टेशन के अनुसार सीक्रेट की जाती हैं। तो ये विशिष्ट प्रकार की सेल्स जो होती हैं इन्हें हम बोलते हैं सीक्रेटरी सेल्स। सीक्रेटरी सेल्स के कार्य करने, उनकी उपस्थिति, उनकी उत्पत्ति और उनके स्रावी पदार्थ के आधार पे हम यहां पे दो भागों में बांट लेते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल secretory टिश्यूज, बाह्य स्रावी ग्रंथि या ऊतक। इसकी अगर अपन बात करें बाह्य स्रावी की तो बहुत सारे हैं, जिसमें हम यहां पे पहले ले सकते हैं ग्लैंडुलर, हेयर यूज में ले सकते हैं, या इसको ग्लैंड के नाम से भी डाल सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ग्लैंडुलर ग्रंथिल रोम। दूसरा हम यहां पे ले सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या हेयर्स, जिसे हम पाचन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तीसरा हम यहां पे ले सकते हैं एक तरीके से नेक्ट्रीज, जिसे हम मकरंद ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, जो कि अनेक पुष्पों में जो है इस प्रकार की ग्रंथियां मिलती हैं। इन्हीं ग्लैंडुलर और जो डाइजेस्टिव हेयर है उन्हीं के साथ नेक्टर्स के रूप में एक और टाइप की ग्लैंड्स भी मिलती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं यहां पे एल्यूरिंग ग्लैंड्स या हेयर्स बोल सकते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं मोहक। ग्रंथियां। नेक्ट्रीज के बाद फिर आती है एक स्टेनिंग सेल्स, जिसे हम दंश कोशिका, फिफ्थ नंबर पे यहां पे स्टडी कर लेते हैं ऑयल डक्ट्स, सिक्स नंबर पे हाइडेथॉड्स, ऑयल डक्ट्स को हम कह सकते हैं तेल ग्रंथि या तेलीय रेशे या रोम। हाइडेथॉड्स को हम कह सकते हैं जल रंध्र। ये हमारे टॉपिक्स होंगे एक्सटर्नल सीक्रेटरी के। तो इसको अगर अपन समझे व्हाट आर एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि ये हो गई बाह्य एपिडर्मिस, बाह्य एपिडर्मिस,
और कुछ सेल्स के अंदर ये जो हैं ये हो गई यानी कि ढोलकाकार एक्स्ट्रा सेल्स जो हैं, दीज आर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। तो सामान्यतः अगर अपन एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इस प्रकार की सीक्रेटरी कोशिकाओं की उत्पत्ति और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें बाह्य सतह से ही मिलेगा। आंतरिक सतहों में मतलब कॉर्टेक्स या एंडोडर्म, पेरिसाइकिल्स या पित्त तक अगर अपन बात करें तो ये कोशिकाएं जो हैं वो नहीं मिलेंगी। कारण, इसका कारण यह है कि अगर ये आंतरिक ऊतकों में मिलती तो इन्हें अपने स्त्रावों को स्त्रावित करने के लिए या तो अंदर ही स्त्रावित करती हो, तो फिर वो बाह्य नहीं कहलाएंगे, एक्सटर्नल। और अगर वो बाह्य मिल रही हैं तो फिर उन्हें कोई ऐसी डक्ट बनानी पड़ेगी, एक ट्यूब लाइक डक्ट, जिसके अंदर वो अपने उत्पादों को या स्त्रावों को सिक्रेट करे और वो जो उत्पाद है वो बॉडी से या जो एपिडर्मिस है उसके बाहर की तरफ क्या हो जाए, स्त्रावित हो जाए। तो अतः इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण, और इनकी जो उत्पत्ति है वो सामान्यतः एपिडर्मल सेल्स और कुछ सेल्स या कुछ प्लांट्स के अंदर हाइपोडर्मल जो सेल्स है उनसे ही मानी गई है। तो एक तरीके से एपिडर्मल सेल्स की ही अतिवृद्धि या विकास के फलस्वरूप इस प्रकार की सीक्रेटरी सेल्स मिलती हैं। तो हम यहाँ पे इसको एक तरीके से एक्सटर्नल सीक्रेशन को एक्सक्रीटरी भी बोल सकते हैं। अर्थात उत्सर्जी ग्रंथियां, क्योंकि इनके ज्यादातर उत्पाद जो हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और वो शरीर से बाहर जो है पादप कोशिकाओं द्वारा त्याग दिए जाते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है ग्लैंडुलर हेयर। ग्लैंडुलर हेयर की अगर अपन बात करें तो नाम से ही क्लियर है, ये कोशिकाएं जो हैं ग्रंथि युक्त है, इसमें ग्रंथियां मिलेंगी। और ग्रंथि के लिए अगर अपन कहें तो ग्रंथि वो कोशिका होती है जो अपने उत्पादों को बनाकर खुद में संचयित रखती है और आवश्यकता पड़ने पर उन भागों में, अंगों में या दूसरी कोशिकाओं को जिनको उसकी आवश्यकता है तक वो पहुंचा देती है। तो यहां पे ग्लैंडुलर हेयर्स के लिए अगर अपन कहें तो ये नॉर्मली एपिडर्मल सेल्स में उपस्थित होते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इन कोशिकाओं में जो है वो व्रंथ अनुपस्थित और उपस्थित, अर्थात ये व्रंतीय या सव्रंतीय हो सकती हैं। जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल अगर अपन ले तो एपिडर्मल सेल्स में आकार में कुछ बड़ी होकर एक अलग ही कैपिलरी टाइप या एक नलिकाकार संरचना के रूप में ये रोम सदृश्य क्या हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। हम इसे कह सकते हैं इसकी एंडोडर्म सेल्स, और यही इसके लिए होती है एक तरीके से रिजर्वायर, जिसे हम कह सकते हैं संग्राहिका, जिसमें संरक्षित रखती है। और ये सेल्स हो गई एपिडर्मल, ठीक है। और ये हो गया ग्लैंडुलर हेयर, और ये हो गई इसकी सीक्रेटरी ड्रॉपलेट, ठीक है। यहां पे अगर अपन बात करें तो ये एग्जाम्पल है एक अव्रंत का, अव्रंत
ठीक है, यहां पे व्रंत नहीं है, डायरेक्ट एंडोडर्मल सेल जो है इसकी आधारीय कोशिका जो कि एक रिजर्वायर का कार्य भी करती है, उस कोशिका से जुड़ जाते हैं और जुड़कर ये एक अलग अव्रंतीय संरचना बनाते हैं और इन पे कोई बाह्य प्रेशर लगने पर ये क्या करते हैं, अपने जो उत्पाद है उनको सीक्रेट करते हैं ऑल ड्रॉप्स के रूप में। यही एक एग्जाम्पल अगर अपन ले तो इस वाले प्रकार की कोशिका जो है उसके अंदर ये एकल कोशिकीय या बहुकोशिकीय व्रंत से जुड़ी हुई संरचना होगी, ठीक है, और ये बाहर की तरफ जो है अपनी ड्रॉपलेट्स को क्या करती है, सीक्रेट करती है, दैट इज ग्लैंड, और ये हो गया इसका व्रंत, STALK, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं व्रंत ग्लैंडुलर हेयर। ये दोनों की स्ट्रक्चर्स का अंतर है, इसमें व्रंत नहीं है जबकि इसमें व्रंत पाया जा रहा है, जो कि आवश्यकता अनुसार एकल या बहुकोशिकीय हो सकता है, एक चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इनमें इनकी मात्रा और दंशन की जो कैपेसिटी है उसके आधार पर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि डीप इनसाइड होती हैं कॉर्टेक्स तक, और वो जुड़ी होती हैं एक तरीके से वेस्कुलर टिश्यूज से। यहां पे वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब जाइलम और फ्लोएम से नहीं है, इन वेन से हैं जो इनको वाटर की या फ्लूइड की सप्लाई देते हैं। तो ये यहां पे कांटेक्ट हो सकते हैं और नहीं, ये जरूरत है उसके सीक्रेशन के ऊपर, कितनी मात्रा में फ्लूइड को सीक्रेट करता है उसके बेस पर इसके अंदर जो है वो इन ट्रैकिड्स का आना या जाना जो है उनसे जुड़ाव होता है। यहां पे बेसिकली ग्लैंडुलर हेयर की जो हम बात करेंगे वो अपन बात करेंगे कीटाहारी पादप पिंगविक्यूला की। पिंगविक्यूला आप सभी ने सुन रखा है, ये उस प्रकार की मृदा या मौसम में होते हैं जो कि ज्यादातर दलदलीय है, ठीक है, जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत कम होता है और पादप जो है उनको नाइट्रोजनी सब्सटेंस जो है वो बहुत कम मात्रा मिलते हैं। तो ये पादपों में एक अडेप्टेशन पाया जाता है, ये पादप अपने नाइट्रोजन की पूर्ति को नाइट्रोजनी सब्सटेंस की पाचन द्वारा पूर्ण कर लेते हैं। अब डायरेक्ट नाइट्रोजन मौसम में जो उसको तो फिक्स कर नहीं पाते, तो ऐसे में क्या करते हैं, एक सजावटी पुष्प जैसी संरचना बनाते हैं जिसे हम बोल सकते हैं घट, और उस घट के अंदर जो है कीट पतंगों को आकर्षित करके उसमें क्या कर लेते हैं, लुभा लेते हैं, और लुभाने के बाद उनकी जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो ग्लैंडुलर हेयर्स या ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं वो पॉलीसेकेराइड सिक्रेट करती हैं, जो कि एक चिपचिपा श्लेष्मीय पदार्थ होता है, खुशबूदार, रंगीन, मीठा, सुक्रोज युक्त। तो ऐसे में कीट आकर्षित होकर आता है और उस सब्सटेंस से चिपक जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन एक सिंपल सा डायग्राम अगर उसके लिए बनाएं, पिंगविक्यूला ये कीटाहारी पादप है और इनमें सीक्रेशन तभी होता है जब कीट पतंग इनके पास आते हैं, या पर्टिकुलर इनके पेटल्स जो होते हैं वो घट का जो ढक्कन होता है उसके ऊपर बैठने पर ही ये सेल्स जो हैं ये क्या करती है, अपने उत्पादों को सीक्रेट करती है। तो उस घट का एक सिंपल सा डायग्राम अगर अपन यहां बनाएं तो उस घट के जो घाटी द्वार है उन सेल्स के अंदर ये सेल्स पाई जाती हैं या कई बार ऊपरी सतह पे पाई जाती हैं, और इसी समान जो पाचक ग्रंथियां होती हैं वो इसके अंदर की ओर पाई जाती हैं, जो मकरंद या लिक्विड से भरी होती हैं। तो ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग पोजिशंस या पे पाई जा सकती हैं। तो ये एक्सटर्नली एक सिंपल डायग्राम में अगर अपन इसको समझें तो ये हो गई एपिडर्मल सेल जो कि घट के आधार की है, और उस एपिडर्मल सेल्स की जो आधारीय कोशिका है वो आकार में बड़ी होती है, जिसे हम रिजर्वायर के नाम से जानते हैं, संग्रहिका, संग्रहणक बोल सकते हैं। ये हो गया उसका रिजर्वायर, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स में। और रिजर्वायर के ऊपर की तरफ अगर अपन चलें तो वही जो आधारीय कोशिका बनेगी, ये हो गया उसका स्टैक, और ये स्टैक की जो बेसल सेल होती है दैट इज एंडोडर्मल, ये हो गया स्टैक या ट्यूब जो कि फ्लूइड की सप्लाई कंप्लीट करती हैं। ये हो गई इसके ऊपर की सीक्रेटरी सेल्स या ग्लैंडुलर सेल्स,
ठीक है। और जब इनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है, दाब लगता है, जिसकी वजह से ये पतली भित्ति युक्त जो होती हैं ये सेल्स अपने चारों तरफ क्या कर देती हैं, ड्रॉपलेट्स को सीक्रेट कर देती हैं, ड्रॉपलेट्स। ये हो गया, इसे हम बोल सकते हैं रिजर्वायर। ये हो गई एपिडर्मल सेल्स या लेयर्स। तो एपिडर्मल सेल में से ही इसका डेवलपमेंट है। डायग्रामेटिकली इसको मिटा देते हैं तो और क्लियर दिख जाएगा। इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसी को और ज्यादा बढ़ाए तो कुछ दूरी पर ऐसी ही एक कोशिका और मिल जाएगी जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रही है, सेम, दैट इज रिजर्वायर। और ये हो रही हैं उसकी एक तरीके से ग्लैंडुलर सेल्स जो धीरे धीरे बड़ी होती हैं। ये सेल्स पॉलीसैकेराइड्स का स्त्रावण जो है वो अपनी ट्यूब के सिरे से जो है दाब लगने के द्वारा करती है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल अगर अपन घटपादक की भी लें, नेपेंथीज, उसके अंदर भी जो है यही मिलती हैं। इसी प्रकार की सेल्स मिलती हैं, लेकिन उसमें एक अंतर है। यही लिख देता हूं, नेपेंथीज की अगर अपन सेल्स की बात कर रहे हैं घटपादप की, तो उसके अंदर जो ग्लैंड है वो व्रंतहीन है। यहां बना देते हैं डायग्राम। बहुकोशिकीय रोम, परंतु इसमें व्रंत नहीं होता है और ये अंदर से वैस्कुलर टिश्यूज से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और ये नीचे की तरफ दैट इज रिजर्वायर। स्टैक इनके अंदर पाया नहीं जाता। यहां अगर देख पा रहा हो ब्लू कलर में, तो ये जुड़े रहते हैं वैस्कुलर टिश्यूज से।
ट्रैकेट्स कह सकते हैं। इनका सीधा संपर्क वैस्कुलर टिश्यूज से होता है अपने स्त्रावों को और ज्यादा स्त्रावित करने के लिए। सेकंड यहां पे हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल सेक्रेटरी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचक ग्रंथि, इसमें भी हम एग्जाम्पल कीटहारी पादपों को ले सकते हैं, लाइक जैसे कि पिंगविक्यूला या नेपेंथीज। इनकी हम बात करें तो इस प्रकार के पादपों में विशेष संरचना होती है जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस के पास में आते ही उत्तेजित या उद्दीपित हो जाते हैं, जैसे कि कीट पतंगे। और जब वो उन संरचनाओं के पास में आते हैं तो उनकी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंडुलर जो हेयर्स हैं या जो ग्रंथियां हैं, वो उस कीट के दाब से या कीट के हिलाने से अपने उनको क्या करती हैं, पॉलीसैकेराइड्स को, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को स्त्रावित करती हैं, जिसकी वजह से उनमें चिपचिपा श्लेष्मीय पदार्थ स्त्रावित होता है जो कीटों को आकर्षित करता है, कीट उससे चिपक जाते हैं। कीट एक बार चिपकने के बाद जो इनका घट होता है, एक सिंपल से डायग्राम में अगर अपन घट की बात करें तो ये जो घट होता है, इस घट के दबते ही जो कीट अंदर की तरफ आता है तो आधार पे उपस्थित डाइजेस्टिव सेल्स या डाइजेस्टिव रोम जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और वो अपने उत्तेजन से वहां पे सीक्रेट करते हैं लाइक एस्ट्रेज, एसिड फॉस्फेटेज, और क्या बोलते हैं वहां पे सीक्रेट करते हैं वो न्यूक्लिएज। राइबो शुगर के लिए राइबो न्यूक्लिएज, राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम्स। राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम, ये एंजाइम जो है वो कीट के प्रोटीन्स और उसके जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उनके ऊपर रिएक्शन करके उनको पचाने का कार्य करने लगते हैं। नेपेंथीज में एक और विशिष्ट कोशिका मिलती है जो अपने कीटों को आकर्षित करने के लिए खुशबूदार रंगीन जो है पॉलीसैकेराइड स्रावित करती है, सुक्रोज टाइप, जिन्हें हम बोल सकते हैं यहां पे एल्यूरिन, एल्यूरिन ग्लैंड्स। ये न्यू टाइप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसे हम कह सकते हैं मोहक ग्रंथि। मोहक ग्रंथि बोलते हैं इसे। ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्पेशल जो लिक्विड्स या सब्सटेंस होती है उनका क्या करती है, सिक्रेशन करती है। तीसरा यहां पे ले सकते हैं हम मकरंद ग्रंथियां, नेक्ट्रीज। नेक्ट्रीज हमें पता है क्या होती हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं, जो छोटे कीट पतंगे हैं या भंवरे लाइक स्ट्रक्चर वो या तितली जो हैं वो फूलों पे बैठती हैं और फूलों का मकरंद जो है उसको चूसती हैं। वो फूलों के पॉलिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती हैं। तो यहाँ पे कुछ विशिष्ट कोशिकाएं या रोम होते हैं जो कीट पतंगों के लिए या के द्वारा जो है उनके दाब से विशेष प्रकार के पॉलीसैकेराइड सुक्रोज लाइक स्ट्रक्चर जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से एक लिक्विड रसीला पदार्थ सामने आता है जिसे हम बोलते हैं नेक्टर, मकरंद। मकरंद ग्रंथि।
कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल्स हम यहां पे ले सकते हैं, जैसे कि यूफोर्बिया, ये नेक्ट्रीज ज्यादातर जो है फ्लावर पार्ट्स, जो